Hello students and very warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer से Stop। और आज हम लोग बात करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मल्टी लेवल क्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं समझना है कि शेड्यूलिंग का क्या प्रोसेस है। अब आपको समझना है कि आप देखिए, सबसे पहले आपके पास जॉब क्यू होता है ना। जॉब क्यू क्या होता है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, मतलब जब आपका प्रोसेस न्यू स्टेट में है तो वो कहाँ रहता है, जॉब क्यू में रहता है। ठीक है, फिर आप उसे उठा के कहाँ लाते हैं, आप उसे लाते हैं रेडी क्यू में, राइट। अब हम कह रहे हैं कि रादर देन हैविंग अ सिंगल रेडी क्यू, हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस की प्रायोरिटी, उसका इम्पोर्टेंस और उसके टाइप के बेसिस में हम कई सारे क्यू बना रहे हैं। और जब कोई भी प्रोसेस जॉब क्यू से रेडी क्यू में आएगा, ठीक है, तो अब वो अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग क्यू में जाएगा। देखिए, जैसे लेट मी एक्सप्लेन यू, जैसे आपके पास प्रोसेस आपका न्यू स्टेट में है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में है और जॉब क्यू में, ठीक। अब आप जब न्यू स्टेट से, जब आप न्यू स्टेट से, न्यू लिखा है ये, ठीक है, न्यू स्टेट से जब आप रेडी क्यू में आएंगे, ठीक है, तब आपके पास एक क्यू नहीं है, नाउ वी हैव मल्टीपल क्यूज। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने क्या किया, 4 क्यू यहाँ पे ले लिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, जो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होंगे और ये कह सकते हैं जो आपके इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, वो आप फोरग्राउंड क्यूज में रखेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग वाले क्यूज है ना, इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जिन्हें सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, उसे आप कहाँ रखेंगे, सबसे टॉप वाले क्यू में रखेंगे, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी उससे कम है, आप उसे सेकंड वाले क्यू में रखिए, जिसकी उससे कम है थर्ड वाले में, एंड सो ऑन, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो तरह के क्यूज हैं। जैसे अगर आप 4 लेवल भी यूज कर रहे हैं, तो यू कैन कैटेगराइज देम इन 2 कैटेगरीज। क्या क्या, एक है फोरग्राउंड क्यू और दूसरा है आपका बैकग्राउंड क्यू, ठीक है। अब फोरग्राउंड क्यू क्या होता है, फोरग्राउंड क्यू ऐसे प्रोसेस को रखेगा विच आर इंटरैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो फोरग्राउंड क्यू में आप ऐसे प्रोसेस रखेंगे जो इंटरैक्टिव नेचर के हैं, जिससे यूजर से इंटरैक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। बैकग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड क्यूज में वो प्रोसेस रखे हैं जो बैच बैच प्रोसेस है, ठीक है, जिन्हें इंटरैक्शन की जरूरत नहीं है, विच आर नॉन इंटरैक्टिव, ठीक है। तो पहला कि अच्छा, अब आप कनेक्शन देखिए, यहां से मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं। देखिए, हमने मान लीजिए 4 क्यूज लिए हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, रादर देन हैविंग अ सिंगल रेडी क्यू। अब हमारे पास 4 क्यू हैं। अब आपका कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट से जब रेडी स्टेट में आएगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपका अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है या इंटरैक्टिव प्रोसेस है, तो वो इसमें जा सकता है या इसमें जा सकता है, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड टाइप ऑफ प्रोसेस, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव, ठीक है। अगर बैच प्रोसेस है तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका ये टॉप वाला क्यू है, ठीक है, एंड दिस वन इज हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी। फाइन, तो ये हमारा हो गया कि हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्यूज मेंटेन करके रखे हैं। और जो टॉप के 2 to 3 जो क्यूज हैं, उन्हें हम फोरग्राउंड क्यू कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें फोरग्राउंड प्रोसेस रहेंगे, इंटरैक्टिव और हाई प्रायोरिटी क्यूज। और लास्ट वाले में हमारे पास नॉन इंटरैक्टिव और बैच प्रोसेसेस रिटेन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग आपको समझाते हैं, ठीक। सो नाउ रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यूज। फाइन, हमने क्या किया, रेडी क्यू को सेपरेट क्यूज में डिवाइड कर लिया है। और उस वो कौन कौन से, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड क्यू, ठीक है। तो फोरग्राउंड में इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड बैकग्राउंड में बैच प्रोसेस, और यू कैन से नॉन इंटरैक्टिव, ठीक। एंड हर एक क्यू का अपना अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा, ठीक है। हर एक क्यू, जैसे आपने 4 क्यू यूज कर ले, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो आपका हर क्यू अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को ऑप्ट कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि किस तरह से आप प्रोग्राम कर रहे हैं क्यूज को। सो फिलहाल हम ये मानते हैं कि जितने भी आपके नॉन इंटरैक्टिव क्यूज है, सॉरी इंटरैक्टिव क्यूज है, वहां पे हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करेंगे, ठीक है। और जो इंटरैक्टिव वाले हैं, सॉरी नॉन इंटरैक्टिव वाले हैं, उल्टा बोल रही हूं मैं, जहां पे इंटरैक्टिव क्यूज आप जो यूज कर रहे हैं, वहां पे आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करेंगे। और जो आपके नॉन इंटरैक्टिव प्रोसेस वाला क्यू है, वहां पे आप FCFS यूज करेंगे, ठीक है। सो
वही यहाँ पे लिखा है, ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और जो फोरग्राउंड क्यू है, टॉप के क्यूज राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड क्यूज क्या यूज कर रहे हैं, एफसीएफएस। अब इसको बैकग्राउंड क्यूज कह लीजिए या बैकग्राउंड प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। सो शेड्यूलिंग मस्ट बी डन बिटवीन द क्यूज, ओके। सो फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, सबसे पहले फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आप यहाँ पे इन्फोर्स हो रही है। कैसे हो रही है, मैंने कहा कि जो टॉप मोस्ट क्यू है, सबसे टॉप पे जो है, दैट इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट लेवल पे उससे कम, एंड जो सबसे लास्ट लेवल होगा उसको मिनिमम प्रायोरिटी, दैट इज ऑन लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक। तो यहाँ पे फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज हो रही है, सर्व्स ऑल फ्रॉम फोरग्राउंड देन फ्रॉम बैकग्राउंड। अभी मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्वेशन ऑल्सो, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज टाइम स्लाइस। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो प्रोसेस जो Q1 एंड Q2 है, मान लीजिए, तो वहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, और बाद में जो लास्ट के क्यूज हैं वहां पे आप एफसीएफएस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा मल्टी लेवल क्यू, ठीक है, मल्टी लेवल क्यू, और इस पे हम अप्लाई करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि दीज आर नॉन इंटरैक्टिव प्रोसेस, मतलब ये स्टार्टिंग के जो 3 क्यूज है ना, ये क्या होल्ड कर रहे हैं, इंटरैक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, इंटरैक्टिव प्रोसेस, और यहाँ पे आपके आएंगे नॉन इंटरैक्टिव प्रोसेस, ठीक है, और बैच प्रोसेस, ठीक है। और सबसे हाई प्रायोरिटी मतलब 1 इसकी है, फिर दूसरे नंबर पे इसकी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक। एंड वी कैन ऑल्सो अज्यूम कि जो इंटरैक्टिव प्रोसेस वाले क्यूज हैं, दीज आर फोरग्राउंड, ठीक है, दीज आर फोरग्राउंड एंड दीज टू आर बैकग्राउंड क्यूज, ठीक है। अच्छा, तो फोरग्राउंड क्यूज में क्या यूज करेंगे, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, एंड बैकग्राउंड क्यूज में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एफसीएफएस शेड्यूलिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए कौन कौन से, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन भी आ गया है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, सिस्टम प्रोसेस को, मतलब जो फर्स्ट क्यू है, ठीक है। और ये एरो कहां से कनेक्ट हो रहा है, दिस एरो इज डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द जॉब क्यू और द न्यू स्टेट, ठीक है। न्यू स्टेट या जॉब क्यू से प्रोसेस, अगर सिस्टम प्रोसेस है तो वो यहाँ पे आएगा, अगर कोई इंटरैक्टिव प्रोसेस है तो यहाँ पे आएगा, इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस है तो थर्ड क्यू में आएगा, एंड बैच प्रोसेस है तो फोर्थ में, एंड स्टूडेंट प्रोसेस है तो लास्ट क्यू में आएगा, ठीक है। और लीस्ट प्रायोरिटी पे स्टूडेंट प्रोसेस है, और हाई मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने टॉप मोस्ट क्यू के को दी हुई है। डिवीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंटरैक्टिव क्या है, नॉन इंटरैक्टिव क्या है। तो स्टार्टिंग के 3, फोरग्राउंड मीन्स इंटरैक्टिव, बैकग्राउंड मीन्स नॉन इंटरैक्टिव और बैच प्रोसेस, एंड फोरग्राउंड के लिए राउंड रॉबिन एंड बैकग्राउंड के लिए एफसीएफएस शेड्यूलिंग। अब हम समझते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मान लीजिए ये जो सिस्टम प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पे P1, P2, P3 एंड P4 4 प्रोसेस है। अब ये आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। मान लीजिए अपने राउंड रॉबिन को यूज करते हुए इसको आपने कंप्लीट कर लिया, ये सारे आपके ओवर हो गए, सारे इनका कंप्लीशन हो गया। इसका मतलब जब यहाँ के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे अपना एग्जीक्यूशन, तब आप कहाँ पे आएंगे, इंटरैक्टिव पे आएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेस था P9, P8 एंड P9, ठीक। जब P8 एग्जीक्यूट कर रहा था तभी यहाँ पे एक और प्रोसेस आ गया P11, ठीक। इसका मतलब क्योंकि जो टॉप क्यू है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, इसका मतलब इस टास्क को रोक के आपको इसको सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए ये कंप्लीट होके एग्जिट हुआ, फिर आपने क्या किया, P9 को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। P8 को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोसेस आ गए, P12 आया, P9 को आपने रोका, फिर आप 12 को एग्जीक्यूट करने गए क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। फिर हम लौट के आएंगे, फिर P9 को एग्जीक्यूट करेंगे, हो सकता है तब तक और प्रोसेस आ गया, फिर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर मतलब आप इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस को तब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे जब ना ही सिस्टम प्रोसेस में कोई प्रोसेस रखा हुआ है, ना सिस्टम प्रोसेस मतलब फर्स्ट क्यू में ना कोई जॉब है, प्रोसेस है, और ना ही सेकंड क्यू में, मान लीजिए Q1 एंड Q2 हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। आप Q3 के प्रोसेस को तब एग्जीक्यूट करेंगे जब ना ही Q1 में कोई प्रोसेस होगा और ना ही Q2 में कोई प्रोसेस होगा। और मान लीजिए अगर आप Q3 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और Q1 या Q2 में से किसी के भी पास कोई प्रोसेस आ जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपको इसे स्टॉप करके पहले इनको सर्व करना होगा क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम देखें
तो जो सबसे लास्ट में जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला क्यू है, यहाँ के जो प्रोसेस हैं उनको स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आप किसी तरह मान लीजिए इंटरैक्टिव एडिटिंग तक पहुंचे हैं और उस टाइम पे आपके जो Q2 है और Q1 है इसमें लगातार प्रोसेस आ रहे हैं, बीच में रोक रोक के आप उनको सर्विस दे रहे हैं। मान लीजिए आप बैच प्रोसेस पे पहुंचते हैं तो इसके ऊपर भी 3 और है ना, Q1 Q2 Q3, इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस आते रह सकते हैं, ठीक है। तो जो लोअर क्यूज हैं, मतलब जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले क्यूज हैं, उनके प्रोसेस स्टारवेशन में जा सकते हैं। दिस इज ड्रॉबैक ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। अच्छा, इसका हम सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं? इसका सॉल्यूशन है टू यूज द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है। सो अब हम क्या करें, जैसे आप जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्रायोरिटी की वजह से। जैसे आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जब यूज करते हैं तो वहां पे ड्रॉबैक होता है स्टारवेशन, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, यहाँ पे भी ड्रॉबैक क्या है, स्टारवेशन ड्यू टू प्रायोरिटी, है ना। मान लीजिए आप इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे और इसके बाद आपका सिस्टम प्रोसेस आ गया, तो आप इसको स्टॉप करके यहाँ आएंगे, ठीक है। और ऐसा तो चलता रहेगा, हो सकता है इसको कभी जो रिसोर्सेज चाहिए मिले ही ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग यूज करेंगे, और स्टारवेशन का सॉल्यूशन होता है एजिंग, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं। नाउ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सॉल्यूशन कैसे दे रहा है, पहले इसको समझते हैं। प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यू। पहले क्या हो रहा था, हर एक प्रोसेस एक बार किसी क्यू में चला गया, मतलब फिक्स हो गया। अब क्या है कि अब आपका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट क्यूज में मूव कर सकता है, और इसी तरह से हम एजिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। एजिंग क्या होता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करना, ताकि उन्हें भी एग्जीक्यूशन का चांस मिले, ठीक है। ये हम ऐसे कर रहे थे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। यहाँ पे एजिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम आएंगे, डायग्राम से समझाएंगे, ठीक है। सो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। क्या क्या है? पहली चीज, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में आपके पास नंबर ऑफ क्यूज है, हर एक क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। नाउ we also have method used to determine when to upgrade a process, ठीक है। हमारे पास ये भी मेथड है कि हम कैसे किसी प्रोसेस को अपग्रेड करें, ठीक है। एंड डिमोट करने का भी, अपग्रेड करने का भी तरीका है, और वी ऑल्सो हैव मेथड टू डिटरमाइन व्हेन टू डिमोट अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं एंड डिमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन which queue a process will enter when that process needs service, ठीक है। आपके पास ये सारी चीजें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में रखे हुए हैं। नया क्या है? नया ये है कि अब आप प्रोसेस को अपग्रेड करें, इसके लिए मेथड है। प्रोसेस को डिमोट भी करें, इसके लिए भी मेथड है। एंड यू ऑल्सो हैव मेथड टू डिटरमाइन कि कौन से क्यू में प्रोसेस जाएगा अगर उसे कोई भी सर्विस चाहिए तो, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये काफी कुछ मिलता, ये थर्ड पॉइंट आपको वहां पे भी कहीं ना कहीं मिल रहा था मल्टी लेवल क्यू में, ठीक है। पर अपग्रेडेशन एंड डिमोशन का प्रोसेस मेथड आपके पास नहीं था। चलिए सो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है उसके पास 3 क्यू यूज कर रहे हैं हम। एक है Q0, दूसरा है Q1 एंड थर्ड वन इज Q2। क्या यूज कर रहे हैं? Q0 यूज कर रहा है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद टाइम क्वांटम 8 मिलीसेकंड, एंड Q1 यूज कर रहा है टाइम क्वांटम 16 मिलीसेकंड फॉर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। एंड Q2 में क्या यूज हो रहा है? FCFS, ठीक है। अब देखिए कैसे टास्क परफॉर्म होगा। कोई भी, मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस है। P1 मान लीजिए इसको 20 मिलीसेकंड्स का एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, ठीक। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले अब आपके पास, आप पहले क्या था कि आप यहाँ पे भी जा सकते थे, यहाँ पे भी जा सकते थे और यहाँ पे भी जा सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले जब कोई प्रोसेस एंटर करेगा तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा आपके Q1 में, ठीक है। आप जब, मतलब आप जॉब क्यू से सीधे Q1 में आएंगे, ठीक है। P1 को 20 मिलीसेकंड चाहिए, ठीक। अच्छा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्वांटम क्या फिक्स है? 8। तो P1 का अगर जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 8 से कम है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 5 होता तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता, एग्जिट कर जाता, बट यहाँ पे क्या है? 20 मिलीसेकंड।
तो 8 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करने के बाद P1 को हम कहाँ भेज देंगे, इन Q2, मतलब P1 यहां आ गया और इसका बर्स्ट टाइम अभी बचा कितना है, 12 मिली सेकेंड, राइट। अच्छा, अब यहां पे क्या है, हम क्वांटम क्या यूज कर रहे हैं, 16 मिली सेकेंड, ठीक है। टाइम क्वांटम हमने क्या रखा हुआ है, 16 मिली सेकेंड, और P1 को कितना टाइम चाहिए, 12 मिली सेकेंड। तो इसका टाइम क्वांटम यहाँ पे Q2 पे आके कंप्लीट हो जाएगा और यहां से P1 आपका एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस अलग अलग देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए P2 है, इसको चाहिए 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 10 मिली सेकेंड नहीं, 5 मिली सेकेंड पहले, अगर 5 मिली सेकेंड चाहिए तो सबसे पहले ये Q1 में आएगा। क्वांटम क्या था राउंड रॉबिन का, 8, तो इसे 5 चाहिए, ये यहीं पे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। दूसरा केस हमने देख लिया कि आप यहां से एग्जिट कर रहे हैं, कब, जब आपने यहाँ पे, अगर यहाँ पे 20 मिली सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस, अगर आपका जो प्रोसेस है, मान लीजिए P2 आया, इसको 25 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक। अब क्या होगा, 25 चाहिए, आप आए, यहाँ पे आए, सबसे पहले इनपुट हुआ और Q1 में 8 मिली सेकेंड इसका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 17 मिली सेकेंड, है ना। 17 मिली सेकेंड बचा है, कहाँ पहुंच जाएगा ये, P2 यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है। P2 को कितने मिली सेकेंड चाहिए, 17, राइट। अगर यहाँ पे इसका नीड फुलफिल हो जाता है तो एग्जिट कर जाएगा, अभी नहीं हो रहा है ना, अभी भी 1 मिली सेकेंड बच रहा है, तो P2 1 मिली सेकेंड के साथ कहाँ पे आ जाएगा, Q नंबर 3 में, जहाँ पे क्या यूज हो रहा है, FCFS, और यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो हर एक फेज पे अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, हमने क्या किया है, फीडबैक ऐड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब किसी को स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको थोड़ी थोड़ी देर चांसेस मिलेंगे एग्जीक्यूट करने के। तो दिस इज व्हाट वी से मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो अगर आपने समझा हो तो मल्टी लेवल क्यू, आप जॉब क्यू से ऐसे आ रहे हैं, ये वाले में आएंगे, या फिर यहाँ आएंगे, या फिर यहाँ आएंगे, या फिर यहाँ आएंगे, या फिर यहाँ आएंगे, और आपकी प्रायोरिटी सेट है इसी हिसाब से। और कनेक्शन कहाँ से है, फ्रॉम जॉब क्यू और न्यू स्टेट, है ना। हमने इसको कैसे सुधारा कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे, आप पहले जॉब क्यू में आइए, पहले वाले क्यू में आएंगे, फिर आपको मूव कर दिया जाएगा दूसरे में, फिर अगर आपका काम नहीं हुआ अभी तो आप तीसरे में जाइए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से आप एजिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर इम्प्लीमेंटिंग एजिंग दिस वे, ताकि हर एक इक्वल प्रायोरिटी पे रहे। सबसे पहले आप Q1 में आएंगे, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप Q2 में जाएंगे, देन Q3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द डिफरेंस, आप समझ सकते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में और मल्टी लेवल क्यू में। और आप मतलब कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, डिफरेंसेस भी। सो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू इज प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।